नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली यूपीएससी एमसीक्यूज़ की। लेकिन उससे पहले एक और बार आपको याद दिला दूं कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो एफर्ट्स सभी एस्पिरेंट्स तक पहुँचे। इसके लिए आपको इस सेशन को, इसकी लिंक को शेयर करना है अपने ग्रुप में। इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। आपको बता रहा है किसके रिगार्डिंग? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के रिगार्डिंग बात कर रहा है। ठीक है, क्या है उनमें से आपको हाउ मेनी मतलब कितने सेंटेंस करेक्ट है यह बताना है। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू वुमन फ्रॉम बिलो द पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। मतलब कि जो भी महिलाएं BPL कैटेगरी के नीचे की आती है, मतलब जो लोग गरीब होते हैं, उनके घर में महिलाओं के नाम पे हमें ये LPG कनेक्शन कैसा देना है? फ्री देना है। ठीक है, यह पहली चीज़ सही है। दूसरा सेंटेंस, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्स टू रिप्लेस ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल विथ क्लीन LPG प्रमोटिंग अ स्मोक फ्री एंड हेल्थियर एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो अभी अगर हमारे देश में महिलाएं चूल्हा के ऊपर अगर बर्तन लगाती है, ठीक है, तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, और ये धुआं हमारे गांव में या फिर जहाँ पे भी रहते हैं, किचन में जो भी काम कर रहे हैं, उनके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने चूल्हे पे 1 घंटा काम किया, 1 आवर काम किया, ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने 20 सिगरेट पी ली। कितना पॉल्यूशन हो गया? इतना पॉल्यूशन हो गया कि जितना नुकसान होगा 20 सिगरेट पीने से। ठीक है, तो हमें क्या करना है? PMUY के अंतर्गत हमारे जो लकड़ी वाले ट्रेडिशनल फ्यूल है उसको रिप्लेस करना है LPG जैसे क्लीन के साथ। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस। द स्कीम टारगेट ओनली रूरल एरियाज हाउस होल्ड। नहीं भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि रूरल एरिया में ही सिर्फ काम होता है। अरे भैया, शहर में बहुत ही ऐसे लोग हैं जो जिनके पास अभी LPG सिलेंडर नहीं है, तो हमें वहाँ पे भी पहुँचाना है। इसीलिए यहाँ पे अगर ओनली लिख दिया है तो यह चीज़ गलत है। चलिए, पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है। हमें बताया है कितने सही है? तो भैया 2 सेंटेंस सही है। कितने? 2 सेंटेंस सही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। अभी क्या हुआ है कि पिछले 15 साल में जो भी हुआ था, टू मीनिंग द सक्सेस दैट द एडॉप्शन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG हैज़ अचीव्ड इन अर्बन फैमिलीज इन पुअरर एंड रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, उनके ऐसा एफर्ट्स लगाया है जिससे हमें सक्सेस मिल सके। देखिए, यह जो उज्ज्वला स्कीम थी यह 2016 से थी और अब तक उसमें 9.5 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड को क्या दिया गया है? LPG दिया गया है। ठीक है, और ये रूरल और अर्बन दोनों के लिए काम कर रही है, मतलब दोनों उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम यानी कि SFMS। ठीक है, पहला, SFMS is a messaging system that provides secure financial messages to financial institution within India। क्या लगता है, सही हो सकता है या गलत? सोचिए, हम तब तक दूसरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI। चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन से सेंटेंस करेक्ट है। पहला सेंटेंस, SFMS जो है यह इंडिया के अंतर्गत ही यह सब सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजेस भेजने का काम कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में है स्विफ्ट। कौन है? स्विफ्ट है। ठीक है, अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है ना, यह आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो वर्ल्ड में जिस हिसाब से स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम है, वैसे विद इन इंडिया अगर हमें कोई मैसेज भेजना हो तो उसके लिए SFMS स्कीम है। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि उसको NPCI ने किया है। नहीं भैया, यह चीज़ गलत है। उसको प्रिपेयर किया गया है कि इनके द्वारा RBI, और RBI की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है IPTAS। ठीक है, हाँ,
तो उनके द्वारा यह तैयार किया गया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा सेंटेंस गलत है, पहला सही दूसरा सही दूसरा गलत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि A1 ओनली। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं उनके बारे में कि क्या हुआ है। तो यह जो SFMS सिस्टम है यह हमारे सपोर्ट्स कर रहा है ISO 20022 को, जो कि MT यानी कि मैसेजेस टेक्स्ट स्टैंडर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलिए आपका होमवर्क यहाँ पे पूरा हो गया, स्विफ्ट का पूरा नाम मिल गया। तो यह कह रहा है कि स्विफ्ट ने जो भी स्टैंडर्ड्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, वही स्टैंडर्ड के बेस पे हमारा SFMS सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यह विद इन इंडिया मैसेज भेजने की एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, किन्होंने इनको डेवलप किया है? इनको डेवलप किया है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस यानी कि इफ्तास। ठीक है, चलिए इफ्तास का मालिक कौन है? तो यह ओन सब्सिडरी है किनकी? RBI की। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि यह किसने बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि EVS, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? याद रखना क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। चलिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। इन अ हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, अब EV का मतलब क्या समझोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। In a hybrid EV, an internal combustion engine is used to produce electricity with a electrical generator. Okay. दूसरा सेंटेंस, a battery EV has no internal combustion engine and can only be charged from grid. ये भी हो सकता है। तीसरा, a plug-in hybrid EV operates solely on the internal combustion engine with no assistance from the battery. अरे अच्छा, ये तो पॉइंट बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। लास्ट ऑप्शन, a fuel cell EV use a fuel cell to produce electricity for the drivetrain. ओके, ये भी हो सकता है। चलिए हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है यह इंटरनल कंबशन इंजन को यूज़ कर रहा है किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो भी आपके हाइब्रिड EV होते हैं उनमें क्या होता है? उनमें आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका पेट्रोल, डीजल या गैस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, उनमें आपको गाड़ी को चालू करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ लेगी, पिकअप पकड़ लेगी, उसके बाद गाड़ी की जो स्टेबल पोजीशन होगी उस स्टेबल पोजीशन में आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक के पावर के थ्रू जनरेट करेगी, मतलब इलेक्ट्रिक के थ्रू गाड़ी चलेगी। ठीक है, और इस बैटरी को आपको रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब चार्जिंग नहीं करवाना पड़ेगा, वो अपने आप अंदर ही उसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, a battery EV has no internal combustion engine and can only be charged from grid. बहुत सारी ऐसी बैटरी होती है, सिर्फ बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं जिनमें आपको क्या करना पड़ रहा है? बाहर से ग्रिड कनेक्शन से बैटरी को चार्ज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, a plug-in hybrid EV operates solely on the internal combustion engine. नहीं, यही तो गलत है। अरे भैया, आप उसको इलेक्ट्रिकल इंजन बोल रहे हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोल रहे हो, और आप बता रहे हो कि इंटरनल कंबशन इंजन से काम करेगी। यह कैसे पॉसिबल है? साथ ही साथ नो असिस्टेंस फ्रॉम द बैटरी, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे C जो है, C गलत है, साथ ही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में यही बात कही गई है। हम चलते हैं आगे। क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के बारे में बताया हुआ है। चलिए आपको बताना है मेरी माटी मेरे देश के बारे में कि द कैंपेन इज एनविसेज एज अ कम्युनेटिंग इवेंट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अमृत वाटिका, क्या लिखा है? अमृत वाटिका एंड वसुधा वंदन are the programs that will be organized across the country in the memory of immortal martyrs. जी हाँ, अब देखिए हमारे देश में आ रहा है 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त क्या है? हमारी आज़ादी मिली है, हमें इंडिपेंडेंस मिला हुआ है। तो इंडिपेंडेंस ऐसा ही तो नहीं मिला था,
और इंडिपेंडेंस को मतलब हमारी आज़ादी को सस्टेन रखने के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दिया हुआ है, तो हमें उनको याद करना है, ठीक है। और उसी के लिए अमृत वाटिका और वसुधा वंदन जैसे प्रोग्राम पूरे देश में किए जाएंगे, जो कि याद करेंगे हमारे शहीदों के हमारे शहीदों को याद करेंगे, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। हमें पूछा है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है कौन सा, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। और यह जो कैंपेन है, जैसे कि आपको बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन करना है 75 ईयर्स आज़ादी का, ठीक है। एम क्या है, एम आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ महत्वपूर्ण है जो कि है अमृत कलश यात्रा। जी हाँ, फिर से देखिए, अमृत कलश यात्रा जो कि 7500 यानी कि 7500 पॉट्स को कैरी करेंगे देश के कोने कोने से मिट्टी लाके, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर एक कोने से हमें मिट्टी लानी है और उस मिट्टी से हमें क्या करवाना है, अमृत कलश यात्रा निकालनी है, ठीक है। और एक और चीज़ कि इसके लिए हमने क्या किया है, इट विल बी बिल्ट नियर द नेशनल वॉर मेमोरियल एंड विल बिकम अ ग्रांड सिंबल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि आपको पता चल गया कि 75 प्लेसेस से हमें देश के कोने कोने से क्या लानी है, मिट्टी लानी है, ठीक है। तो उस मिट्टी से हम ये बनाएंगे। चलिए क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल फ्री डीएनए। आपको बताना है सेल फ्री डीएनए के बारे में, ठीक है। चलिए पहला, सेल फ्री डीएनए आर फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स डेट आर प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो न्यूक्लिक फ्रैक्टिस होता है, सेल फ्री डीएनए आर फ्रेगमेंट, यह जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनका एक फ्रेगमेंट्स है। कौन फ्रेगमेंट है, सेल फ्री डीएनए है, ठीक है। यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, द जीनेटिक एबनॉर्मलिटी सच एज डाउन सिंड्रोम कैन बी स्क्रीन यूजिंग सेल फ्री डीएनए इन पेरेंटल टेस्टिंग। देखिए यह बहुत ही बड़ी रिसर्च हमारे सामने आई है सक्सेसफुली, कि हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चाइल्ड के अंदर एबनॉर्मलिटी है, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। उनमें कुछ भी बदलाव करना है तो ये सेल फ्री डीएनए के थ्रू हम कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन करने के साथ जल्दी जल्दी में ऑप्शन सी टिक मार करके अगले क्वेश्चन की ओर नहीं जाना है। पहले देखना है पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो हमारा जवाब कौन सा आएगा, डी विल बी राइट आंसर बिकॉज दे आस्क इनकरेक्ट। ओके चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी के डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एक बार वीडियो को पॉज करना है और पढ़ लेना है। चलिए, ये थे हमारे एमसीक्यूज करंट वाले सेक्शन के। अब हम बात करेंगे हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर कि पिछले साल और उनके पहले यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते आई है, ठीक है। हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनसे हमें डबल फायदा होगा। पहला फायदा यह होगा कि पहली बार अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा तो हमें वो क्वेश्चन आएगा। दूसरा, हमें एक रोड मैप मिलेगा कि इस सेक्शन से ऐसे भी यूपीएससी एमसीक्यू पूछ सकती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा आज का पहला स्टैटिक एमसीक्यू। पहला, विथ रेफरेंस टू यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यूएन क्लोज के बारे में आपको बताना है कौन से सेंटेंस कैसा है, सही है। जी हाँ, पकड़ लिया आप लोगों ने। पहला सेंटेंस, कौन से सेंटेंस सही है यह बताना है। पहला सेंटेंस, अ कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश द ब्रेथ ऑफ इट्स टेरिटोरियल सी अप टू लिमिट नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल। बिल्कुल 12 नॉटिकल माइल तक आपको कुछ और उससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है। मेजर फ्रॉम बेस लाइन डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन। बिल्कुल आपकी एक बेस लाइन होगी, उससे आपको 12 नॉटिकल माइल का एरिया मिलेगा। चलिए आप एक और चीज़ बताइए कि EEZ का कितना दायरा होता है, EEZ का कितना दायरा होता है, इसका फुल फॉर्म बता दूं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस,
शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर कोस्टल और लैंड लॉक एंजॉय द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज थ्रू द टेरिटोरियल सी। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई स्टेट जो कि लैंड लॉक है और कोस्टल है, दोनों में से कोई भी हो, तो उसको राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज, अरे भैया हमको कुछ चीज़ लेके जाना है तो हमें रास्ता दे दो, तो उसको टेरिटोरियल सी का रास्ता मिल सकता है। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब देखते हैं तीसरा। देखिए, द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन फ्रॉम विच द ब्रेथ ऑफ द टेरिटोरियल सी इज मेजर्ड। देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे पूछा उसका आंसर भी आपको यहीं पे मिल गया, लेकिन यह आपकी प्रिपरेशन में तभी बूस्ट करेगा जब मैंने आपको पूछा और आपके माइंड में तुरंत ऐसा आ गया कि सर जी 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी कही जा सकती है, वरना आपको और प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो तीसरा सेंटेंस भी सही है, तीनों सेंटेंस सही है। हमें पूछा है करेक्ट, तो डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट की है। ठीक है, अब ये तुर्किक स्टेट क्या है सर जी? देखिए, यह एक ऐसा नेशन है और यह एक ऐसा ग्रुप है जिनको बनाया हुआ था मेनली किनके थ्रू? तुर्की के थ्रू बनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कंट्री का जो नाम दिया है उनमें से सिर्फ 2 ही कंट्री इसका पार्ट है, बाकी के पार्ट नहीं है। कौन से? तो आर्मेनिया नहीं है, उसके बाद हम देखें तो क्रोएशिया नहीं है, और उसके बाद देखें तो रोमानिया नहीं है। उज्बेकिस्तान और अजरबैजान दोनों यहीं के मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन से मेंबर के स्टेट है। तो देखिए, एक तो हो गया उज्बेकिस्तान, दूसरा हो गया कजाकिस्तान, उसके बाद हो गया अजरबैजान, उसके बाद हो गया किर्गिस्तान और उसके बाद हो गया तुर्की। यह जो 5 देश है इनको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट्स। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। आपको बताना है इंडियन हिस्ट्री के कुछ सेंटेंस, उनमें से कौन से सेंटेंस कैसे है सही है। पहला, द डच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर। अच्छा, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि गजापति रूलर ने उनको लैंड दिया था कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट में। लेकिन को? डच को। लेकिन एक बात बताओ, डच कब आए थे और गजापति कब आए थे? अगर इतना आपको पता चल गया तो पहला सेंटेंस आप गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि गजापति बहुत पहले हो चुके थे, डच बहुत बाद में आए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस की ओर। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक, क्या नाम लिखा है? अल्फांसो दी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क उन्होंने गोवा को छीना था किनके पास से? बीजापुर के सल्तनत के पास से। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा सेंटेंस, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। मतलब विजयनगर एम्पायर के कोई प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने लैंड लीज दिया था किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ पे? मद्रास में। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हुआ। यही तो वो पूछ रहे थे कि भैया आप बता दो ना कि गजापति रूलर्स और डच कब आए थे। अगर आपने पता चल गया आपको कि सर जी पहला सेंटेंस गलत है, तो आपका आंसर वैसे ही आ जाता। क्या? ऑप्शन बी एंड 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन से सेंटेंस करेक्ट है। पहला, बीडीबीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। क्या यह केनिया में है? चलिए, यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस टाइम पे बीडीबीडी न्यूज़ में था। अब ऐसे कोई भी वर्ल्ड की प्लेस इस न्यूज़ में रहती है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ओडिशा है, यह ओडिशा कहाँ पे आया है और यह क्यों न्यूज़ में था। चलिए क्लिक जल्दी बताइए। ठीक है,
यह आपको पता होना चाहिए कि सर जी ये एक यूक्रेन का पोर्ट है, ठीक है। और अभी ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव की जो बात चल रही है उनमें यह काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। तो पहला जो सेंटेंस है यह गलत है, क्योंकि यह केनिया में नहीं आया। यह कहाँ पे आया है? यह आया है उगांडा में आया हुआ है, ठीक है। दूसरा, सम पीपल हु फ्लीड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडी। यस, बिल्कुल सही है कि कुछ लोग साउथ सुडान से भाग के सिविल वॉर की वजह से कहाँ पे रहने लगे? बीडी में रहने लगे। तो दूसरा सही है। तीसरा, सम पीपल हु फ्लूड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन दादाबाग रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो अफ्रीका के पुअर कंट्रीज है वहाँ पे सिविल वॉर चलता रहता है, और उस सिविल वॉर का जो भी सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है वो झेलते हैं वहाँ की आम पब्लिक। तो आम पब्लिक अपने फैमिली को, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं? यह चले जाते हैं अपने अगल बगल वाले देश में एज अ रेफ्यूजी कहती है, ठीक है। तो जब भी उनको ऐसा लगेगा कि अब हमारे जान को जोखम है तो वह अपने अगल बगल वाले नेशन में चले जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा पहला सेंटेंस गलत था, दूसरा तीसरा सही था, तो ऑप्शन सी जो था हमारा सही आंसर बनता है। लेकिन बीडी कहाँ पे आया वो देख लीजिए। बीडी आया है युगांडा के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आया है, ठीक है, जहाँ पे आया है ये साउथ सुडान। देखिए साउथ सुडान से यहाँ पे आने में लोगों को आसानी होती है, ठीक है। उसके अगर हम उगांडा की जियोग्राफी देखें तो उसके वेस्ट साइड में आया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नीचे आता है रवांडा, तंजानिया, लेक विक्टोरिया, तंजानिया और केन्या, और इस साइड पे भी आया है हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो लग रहा है वो है केन्या का, ठीक है। युगांडा आपको पता होना चाहिए और जिसकी कैपिटल है काम्पाला, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आगे। आपको बताना है जियोग्राफी के कुछ करेक्ट सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके। दूसरा, लो क्लाउड्स हैव अ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the earth surface and thus cause warming effect। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि मान लीजिए ये है हमारी अर्थ की सरफेस, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ऐसे ही ऊपर की सतह में भी बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हाई क्लाउड्स होते हैं यह सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ कर रहे हैं। दूसरा बता रहे हैं कि लो क्लाउड्स जो होते हैं यह हाई एब्जॉर्प्शन और इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिनेट करते हैं और अर्थ की सरफेस को कैसा करते हैं? वार्म करते हैं। तो क्या आएगा इनका सही आंसर? बिल्कुल इन दोनों के दोनों सेंटेंस को क्या किया गया है? एक दूसरे के साथ चेंज किया गया है। तो हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं आप हमारे इन दिए गए एक्सेसिबल पॉइंट पे, ठीक है। तब तक के लिए आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने आप को प्रिपरेशन के दौर में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।